नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि IMF की टीम की आमद है, अब आ चुके हैं। अब उनके साथ जनाबे वाला गुफ्तगू शनीद होगी। वो हमारे मामलात को देखेंगे, हम कितना IMF की बताई गई शराइत पर अमल करने में कामयाब रहे और उसी की बुनियाद के ऊपर आगे का लाहे अमल तय होगा। उनका भी, हमारा भी, हमारी मईशत का भी। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने एहतियात बरती। स्टेट बैंक ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ फ़ैसला लिया। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव में आए बग़ैर IMF प्रोग्राम के अंदर बरकरार रहने के लिए जो इक़दामात की ज़रूरत थी, मैं कहूँगा अभी भी मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत होगी, लेकिन एटलीस्ट ये है कि बिजनेसमैन की प्रेशर में नहीं आए और वाज़े कर दिया कि मामलात, हालात किस तरफ आगे जाने को हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ें हो गई भाई। आपको मैं बता दूं कि मईशत के बारे में हम तो कहते रहेंगे कि सब चंगा है और हमारा हक भी है, हम कहते हैं भाई सब चंगा है, सब अच्छा है, बहुत बेहतरीन। लेकिन ये तो IMF की टीम आके बताएगी कि सब चंगा है कि नहीं है। अगर तो उनका मूड अच्छा हुआ, मूड भी होता है बंदे का, अगर तो उनका मूड अच्छा हुआ तो वो कहेंगे कि सब अच्छा है। अगर मूड थोड़ा सा, तो फिर हो सकता है, समझ तो आप गए होंगे मेरी बात को। आधी अधूरी बात नहीं करता। लोग कहते हैं खुल के बात कर दें, तो क्या खुल के बात कर दें? हम क्या खुल के बात कर दें? सब कुछ बता दें हैं? तो खुल के बस इतनी ही बात हो सकती है कि मूड अच्छा हुआ तो अच्छी बातें करेंगे, मूड कुछ और हुआ तो कोई और बात कर लेंगे। पर बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ज़िम्मेदार भी रहा। फिर अभी जिस तरह के हालात हुए दुनिया में, कुछ नहीं कहता मैं, न्यूट्रल। पाकिस्तान बहुत पैसिव रहा। पैसिव बिहेवियर मुमकिन है वेस्ट को अच्छा लगा हो कि पाकिस्तान बिल्कुल पैसिव रहा है, मावरा रहा है, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, लेकिन हम सरकारी तौर पर बड़े मोहतात हैं अपने बयानात के अंदर कि हमें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। मेरी बात में बड़ी गहराई है भाई, कह के चला जाता हूँ, बाकी समझने वाले लोग समझ जाते। हमने बहुत ज़्यादा जोशो जज्बा नहीं दिखाया, हम तवाज़ुन में रहे। अब हो सकता है वेस्ट को ये बात अच्छी लगे तो हो सकता है कि फिर हाथ हम पर हल्का हो। जब वेस्ट का हाथ हल्का होगा तो हो सकता है उनकी तंजीमों का हाथ भी हम पर हल्का हो, ऐसा हमारा ख्याल है। चलो वो भी देख लेंगे, वो भी वाज़ेह हो जाएगा। ऐसी बात तो नहीं कि कोई चीज़ ढकी छुपी रहेगी। बाकी रही मईशत के फाउंडेशन पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर तो हमने ब्रेक लेके मेहमान से बात करनी होगी। देखिए, मईशत के फाउंडेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है। वो लोग जो इस मुल्क की आम आवाम हैं, उनका भी हक बनता है उनके मसाइल को हल किया जाए। उनके माशी मामलात अगर ठीक हो जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स अगर रिजॉल्व हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल ही मुल्क के अंदर एक अच्छा कल्चर डेवलप हो जाएगा। काम के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, हर जगह हम बेहतरी देखेंगे। खैर, मैं चाहूँ तो इसको और लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि बेहतर यही होगा कि माहिरीन से ये पूछा जाए कि वो आने वाले दिनों के अंदर मईशत को कैसा देखते हैं। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि IMF की टीम जब आएगी तो वो क्या क्या चीज़ें देखेगी और क्या क्या चीज़ें उनके लिए हमने तैयार कर रखी। और अब मैं जनाब आपको तारुफ़ कराऊंगा हमारे मेहमान का, जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। वेलकम करता हूँ आपको डॉक्टर खाकान नजीब साहब। Good to join you on the program. मैं डॉक्टर खाकान साहब आपसे बुनियादी तौर पर सवाल यही पूछना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादातर ताजिर सनतकार बिरादरी के लोग आते हैं और चूँकि उनके अपने मैं ये तो नहीं कहूँगा वेस्टेड लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो हर चीज़ के मुतल्लिक अपनी राय पेश करते हैं। IMF प्रोग्राम के अंदर भी वो उन चीज़ों के मुतल्लिक बात करना पसंद करते हैं जो उनको सूट करती हैं और उन बातों को पसे पर्दा रख देते हैं जो उन्हें सूट नहीं कर रही होती।
इस वक्त पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज़ाद जदीद मईशत के उसूलों के तहत ये चीज़ लाजिम है कि आपको रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रखना है, आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रखना है। अगर पाकिस्तानी थ्योरिस्ट ये साबित करने की कोशिश करें कि फ़िशर ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इसके अलावा दीगर लोग जिन्होंने इंटरेस्ट रेट की थ्योरी पर काम किया वो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके थे और उन्होंने शायद जो सारी ज़िंदगियां मैथमेटिकल और जिसे एम्पेरिकल फार्मूलेशन के अंदर लगा दी वो सब फजूल थीं, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तानी कौम के अंदर ऐसे सपूत पैदा हो गए हैं जिनको फाइनेंस की अकल, समझ और अंडरस्टैंडिंग कहीं ज़्यादा उन लोगों से है जिन्होंने तहकीक और तवज्जो और ध्यान से सारी ज़िंदगी इस बारे में इल्म हासिल किया है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, माजरत के साथ थोड़ी लंबाई की तरफ गया, कि आप मुझे बताएं कि आज़ाद जदीद मईशत के उसूलों की धज्जियाँ बिखेरने के लिए क्या एक लेमैन को इजाज़त दे दी जाए हमारे मुल्क के अंदर कि वो मौरूज़ी हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर मईशत और इक़्तिसादियात के उसूल बदल दे, और जिस तरह की बातें आजकल आम तौर पर की जाती हैं क्या आप उनको कबूल करने के लिए तैयार हैं? जी देखिए, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो कई वजूहात से है। उसकी एक वजह ऑफ कोर्स ये थी कि पाकिस्तान में सप्लाई साइड के इश्यूज थे, इसमें कोई दो आरा नहीं है, पर साथ साथ डिमांड को कर्टेल करना भी लाजिम व मलजूम था। उसका एक बेहतरीन तरीका जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग है, और मॉनेटरी पॉलिसी को जैसे आपने कहा रियल रेट को पॉजिटिव रखना है, इसमें भी कोई दो आरा नहीं है। बट इसके अलावा भी मतलब मैं जहां इन चीज़ों को समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए, और हमने एक टाइटेंड मॉनेटरी पॉलिसी रखी हुई है, पर यह भी याद रखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी, ये जो मालियाती खसारा है हमारा, अगर ये बढ़ता चला जाएगा तो मालियाती खसारे को बढ़ने को रोकना भी जरूरी है इन्फ्लेशन पे काबू पाने के लिए। सो मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी हैव टू पुल इन द सेम डायरेक्शन, दे कांट पुल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो ये जो लोग गुफ्तगू करते हैं उनमें सच्चाई तक है। फिर बातें अभी तक कर ली हैं। चौथी बात यह है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो हमारे रुपए की कदर की कमजोरी की वजह से आ रही है। ये पांचवी इंपॉर्टेंट बात है। इससे आगे चलिए तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी जो पैदावारी सलाहियत है वो बहुत कमजोर है। इस वजह से आप बार बार एक से दूसरे क्राइसिस में चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म पे पैदावारी सलाहियत बढ़ाए बगैर आप इसको ठीक नहीं कर सकते। और आखिरी चीज, एडमिनिस्टर्ड एनर्जी प्राइसेस, जो कि सारा कुछ सरकार चला रही है। ये सरकार के चलाने की वजह से अगर आप कहेंगे कि 600 अरब का नुकसान मैं पावर में इस साल करने जा रहा हूं, तो आप खुद ही सोचेंगे ना कि कितनी बड़ी इनएफिशिएंसी है। सो इट इज वन, the monetary policy which we should keep tightened, the supply side, the fiscal side, the inefficiencies in the energy sector and the imported inflation. इस सब चीजों को जब आप पुट टुगेदर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्यों पाकिस्तान में इन सब चीजों से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। और ये भी एहसास कीजिए कि जिस मुल्क की पैदावारी सलाहियत ऐसी हो अली साहब कि वो अपनी 1/3 या 50% पे हो कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज जो आपकी स्टेपल क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड्स पे, तो फिर इन्फ्लेशन जो बढ़ी है वो आपको मतलब ऐसे ही दिखाई देगी। इन सब चीजों को सॉल्व करना है तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। अभी भी मैं देख रहा था, थोड़ी देर पहले ही नंबर आया जो अक्टूबर की इन्फ्लेशन, अभी भी जो इन्फ्लेशन कोर है वो स्टिकी है। शहरों में आई थिंक 18.5% पे ही है, और जो रूरल है वो शायद 26.7% पे है। थोड़ा सा जो अक्टूबर का इन्फ्लेशन का नंबर है हेडलाइन, वो 26.9% आया है कंपेयर टू 31.4%, बिकॉज एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू शायद अब निकल गया है। दिस इज वेयर वी लार्जली स्टैंड ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। ये बड़ा अहम आपने, मैं कहूँगा कि नुक्ता तो नहीं, बहुत सारे नुकात बयान किए जो हमारे मुल्क के अंदर महंगाई की वजह बने। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये केस पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का केस पहले मुझे लगता था कि मुनफरिद है, फिर अचानक मैंने बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर मुताला किया अर्जेंटीना के केस का, तो मैंने देखा कि
बिल्कुल हूबहू वही हरकतें वो भी कर रहे हैं जो हरकतें हम कर रहे हैं, बस उनकी हरकत की जो मैग्नीट्यूड है वो हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए उनका प्रॉब्लम भी हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। सर, हम अपने आप को एक मुनफरिद केस शो करना चाह रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, आलमगीरियत और ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर आईएमएफ ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ इज़ नॉट अ फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन। वो यहाँ पे किसी एक जिसे आप कहें को फलाही काम करने के लिए नहीं आए, वो तो बैनुल-अक़वामी माशी और ज़रूरी निज़ाम को मेंटेन कर रहे हैं। दे विल नॉट, अनफॉर्चुनेटली दे विल नॉट लिसन टू एनी एक्सक्यूज फ्रॉम आवर गवर्नमेंट साइड, आवर बिजनेस साइड। दे विल ओनली स्टिक टू टेक्स्ट बुक। क्या बात सही है? दे ओनली स्टिक टू टेक्स्ट बुक knowledge that they possess from Nobel laureates who have worked all their lives on economics. क्या कहते हैं आप? जब आपके पास आईएमएफ की टीम आती है तो उसमें सेक्टर के स्पेशलिस्ट होते हैं। मेरे ख्याल है 9 से 10 लोग आते हैं। और चूंकि मैंने आईएमएफ के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और हमने पाकिस्तान का एक प्रोग्राम कंप्लीट भी किया, तो हमें आप देखेंगे कि उधर 8 से 9 लोग ऐसे जो कोई एनर्जी का है, कोई फिस्कल का है, कोई टैक्सेशन का है। सो कहने का मकसद यह है कि सेक्टोरल स्पेशलिस्ट्स होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में, जॉर्डन में बहुत से ममालिक को देखा भी होता है। पर फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं भी उनको ये कहता था, वो भी मुझे ये कहते थे कि पाकिस्तान को हम आज भी उनसे बेहतर समझते हैं। हमसे मतलब वो प्रोफेशनल्स या वो इकोनॉमिस्ट्स या वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या वो साइंटिस्ट्स या वो सोशल साइंटिस्ट्स हैं जो पाकिस्तान को ज्यादा काम किया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के डेटे को क्लोजली देखते हैं। हमें उनको अपना केस बेहतर प्रेजेंट करना, जब भी हमने किया है तो हम उनको कन्विंस कर सकते हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। अब मैंने जब आपको इन्फ्लेशन एक्सप्लेन की तो आप भी अपनी शऊर के मुताबिक ये मानेंगे कि हाँ, ये सारी बातें तो हैं, हमने नहीं अपनी पैदावारी सलाहियत बेहतर की ना, तो तभी तो आप कॉटन जो है नहीं उगा पाते उस तरह से। अगर ऑस्ट्रेलिया 4 गुना यील्ड दे रहा है और चाइना 3 गुना दे रहा है, तो फिर आप तो बहुत पीछे रह गए हैं। अब इसका आईएमएफ से तो यकीनी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको अपने अली नासिर साहिब अपनी कलीदी हालात ठीक करने हैं। मैं आपको मैं देखें आपसे डिसएग्री तो कर ही नहीं रहा, वरना मैं उसको क्वेश्चन करता। आपने तो लॉजिकल बातें की हैं और मंतकी बातें की हैं। बस ये कि हमारी कौम के अंदर एक तासुर इसलिए पैदा किया जाता है क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना सर, ये इन चीज़ों पर अपने रीजंस की वजह से अमल करना नहीं चाहते। तो ये क्या करते हैं कि ये डिमोनिफाई करने की कोशिश करते हैं बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम को। किसी ना किसी तरीके से सारी ऐब, शिकायत और बुराइयां उनमें निकाल लेते हैं। आईएमएफ ये कह रहा है, आईएमएफ वो कह रहा है। भाई आप अपना घर ठीक कर लो, आईएमएफ आपको नहीं कहेगा। ये कभी नहीं कहते कि हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम नहीं किया, कभी ये नहीं कहते कि हमने वेस्टेजेस कम नहीं की। कभी आपने देखा होगा ये इंटरनेशनल एयरलाइन बनाई है जिसका घरेलू माहौल है, ऐसे लगता है जहाज़ में बैठते खाला पुप्पी आपको सर्व कर रही होती हैं। इस एयरलाइन को कभी ठीक कर लें, कभी महसूस नहीं किया। पाकिस्तान स्टील मिल एफिशिएंट है ही नहीं, ना हो सकती है, उसको ठीक करने का कभी इरादा नहीं। मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि यहां पर मुकामी लोग लॉजिक नहीं समझ पा रहे आईएमएफ का कि क्यों कह रही है ये बातें। ये तो कम से कम आप मेरी भी एक्सेप्ट करेंगे बात को। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात सामने रखी है। आप अपना घर ठीक कर लीजिए, आपके पास आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आप अपने फंडामेंटल मसाइल हल कर लीजिए तो आपको आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कीजिए तो आपको आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाइए, आपको आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। बट अली नासिर साहब ये कहते हुए लेट मी मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो मैंने आजकल बहुत रिसेंटली, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान को आईएमएफ से इनहराफ नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत दिक्कत आ जाती है और आई है पिछले 2 साल में। लेट मी मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड आप समझ भी जाएंगे। आईएमएफ is a necessary condition for Pakistan's prosperity, but it is not a sufficient condition for Pakistan's prosperity. बड़ी गहरी बात की sufficient condition. बहुत गहरी बात की आपने, बहुत गहरी बात की। एक मर्तबा दोबारा से दोहराएं हमारे नाजरीन के लिए। So IMF is a necessary condition for पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। जब आप उनके साथ सर्जरी कर भी लेते हैं तो उसके बाद दवाइयों का इस्तेमाल
नर्सिंग केयर, आईसीयू का केयर, ये सब काम आपने इकोनॉमी के करने हैं और सर्जरी भी आपने ही करनी है। वो आपको लार्जली प्राइसिंग एडजस्टमेंट से संभाल सकते हैं, पर जो डीपर रिफॉर्म है एनर्जी का, एफबीआर का, कंपेटिटिव मार्केट्स का, ये आपने करना है। पीआईए को अगर आप नहीं चला सकते तो आपने ज़हन बना के बेचना है। आपकी कामयाब मिसालें टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये दिखा रही हैं आपको कि आप कर सकते हैं काम, अगर आप गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करें, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को पनपने दें, थोड़ा कंपेटिटिव मार्केट बनाएं, दुनिया से इंटीग्रेट करें, टेक्सटाइल से आगे बढ़ें, मराद दें पर कैरेट एंड स्टिक से दें। ये सब काम आपके करने के हैं और ये लोकल डॉक्टर्स को हायर करें। नहीं, ये नुक्ता तो आपका बड़ा आम है, लेकिन डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपको एक रियलिटी आपके सामने पेश करता हूँ, ग्राउंड रियलिटी। वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब पहले हम थे लाडले। लाडला जब बच्चा होता है, क्योंकि आपका भी ताल्लुक इल्म और तदरीस से है, तो लाडला बच्चा होता, कभी कभार उसकी छोटी मोटी गलती होती, टीचर ना वो क्या करता है, दरगुजर कर देता है, और जिसकी सुपरवाइजर से बनती है, आपको पता होगा, उसका पीएचडी भी आराम से निकल जाता है। तो पहले हम वो लाडले बच्चे थे, पहले हम बड़े प्यारे थे, हमें वो ऐब और बुराइयां नहीं थी। फिर हमने कुछ ऐसी हरकतें की माजी के अंदर कि अब हमारे ऊपर हल्का हाथ नहीं रखा जाता। बट ड्यूरिंग द पास्ट 1 year और सो, पाकिस्तान हैज़ बिहेव्ड वेरी वाइजली, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं वैसे इस वजह से ये आपके सामने रख रहा हूं, वी हैव डन नथिंग टू अपसेट और ऑफेंड द वेस्ट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम कि हम पर आईएमएफ थोड़ा सा हल्का हाथ रखेगा, हमें ग्रेस मार्क्स देकर भी पास कर देगा। वुड दैट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट एट दिस टाइम? अली नासिर साहब, कौम को शऊर दिलवाने के लिए ये बताना तो ज़रूरी है कि जियो पॉलिटिक्स तब्दील हो गई है, खत्ते की भी पॉलिटिक्स तब्दील हो गई है। ये तो सबको मालूम है कि इनखला के बाद अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स तब्दील हो गई है। पाकिस्तान का जो अब इम्पोर्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं कि आज भी है, वो खित्ते में, चाहे वो BRI के थ्रू हो, एक ट्रेडिंग पार्टनर के थ्रू हो, एक उस मुल्क के थ्रू हो जिसके बहुत से एक्सपैट्रिएट्स बाहर हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। पर आज शायद हम उस तरह, जिसे आप कहेंगे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते जैसे पहले कर सकते थे। इसकी 2 वजूहत, एक तो हमने जियोपॉलिटिक्स की बात की, पर इसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या डेट लाने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बिकॉज लोग देखना चाहते हैं कि आप अपना घर भी ठीक करें। बट हैविंग सेड दैट, अभी भी अगर आप देखिए तो IMF प्रोग्राम आखिर जुलाई में हो गया, तो आपकी बात को तकवीयत मिलती है इस बात से कि वी हैव नॉट ब्रोकन आवर रिलेशनशिप्स विद एनीवन। वी हैव ऑलवेज सेड कि चाइना भी हमारा दोस्त है, मिडल ईस्ट तो हमारे भाइयों की तरह है, और यूएस और यूरोप के साथ GSP प्लस में भी ऑपरेट कर रहे हैं और एक बड़ी ट्रेडिंग मार्केट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू पुट इट। उम्मीद ये उसको गेज करने का तरीका ये है कि इस दफा IMF की टीम क्या कहेगी। ये बड़ी अहम बात की है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। एक चीज़ जिसने मुझे बड़ा शौक किया कि मैं अपने जहन में लिए बैठा था कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा इतना है उतना है, तो कल इत्तेफाक से एक बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की जब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, तो जब उन्होंने हमारे तिजारती खसारे का जिक्र किया तो मैं उछल पड़ा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बात यह कि हम बड़े मासूम बनते हैं यहाँ पाकिस्तान में, अच्छा अच्छा कहने की खातिर क्या करते हैं कि तिजारती खसारा उसमें आमेजिश कर देते हैं रेमिटेंस की, और अपनी तरफ से बड़ी फनकारी दिखाते हैं कि यह हमारा तिजारती खसारा दरअसल जो है ये किसी तरह मैन पावर एक्सपोर्ट से लेवरेज हो गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि दुनिया ने जो एक तरीकाकार वज़ा किया हुआ है तिजारती खसारे का, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का आपस में तवाज़ुन पैदा करने पर जोर है। हम उसके अंदर किसी तरह रेमिटेंस की आमेजिश करके अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो है। तो सर ये तो बहुत बड़ा गैप है। मैंने जब सुना नंबर तो मैं तो उछल पड़ा। आप भी जानते होंगे उसको, खैर एस्टिमेट, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल दिस डेज, इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक। क्या कहते हैं आप? अली नासिर साहब, इस बात में बहुत सदाकत है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 10% ऑफ GDP को क्रॉस नहीं कर रही। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 25% ऑफ GDP पे है।
अब बेशतर लोग आपको ये कहेंगे कि इंपोर्ट्स को काटिए तो आपकी बेहतरी होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंडेंट है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पे कि हम इंपोर्ट्स को ना काटें। मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो 10% आपका जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो है उसको 15 पे लेके जाइए। अपनी इंपोर्ट्स काटने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी अगर आप दुनिया को मतलब धागा और जो सामान बेचते हैं उससे आगे चल के गाड़ी की बत्ती बेचिए, कोई मेड अप चीज बेचिए जो टेक्नोलॉजिकली आगे गई हो, जिसकी वैल्यू एडिशन यानी कि कीमत ज्यादा हो, ना कि धागा सूतर टी शर्ट। इवन मैं कहूंगा इससे आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान को अपनी एग्रीकल्चर मार्केट बनानी होगी, एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्रिएट करनी होगी। इसका बड़ा स्कोप है मिडिल ईस्ट में। सो ये बिल्कुल सही बात है, रेमिटेंस को निकाल दीजिए, रेमिटेंस और वो मिला के तो आपको करंट अकाउंट का जो खसारा है वो मीट करना चाहिए। डोंट वांट टू साउंड टू टेक्निकल, बट वो रकम डाल के तो वो भी मीट हो जाना चाहिए। सर अब कुछ टेक्निकल नहीं रहा, अब तो कुछ टेक्निकल नहीं रहा। हमारी इकोनॉमिक्स को तो अब इस तरह की एक मखलूक बना दिया गया है, आप हैरान होंगे कि अब पान वाले चाय वाले माशी तजिया दे रहे होते हैं। आप बड़े हैरान होंगे कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जय्यद मईशतदान वो है जिसको मईशत के बारे में शायद कुछ नहीं पता, वो टैक्स का कंसल्टेंट है और उसके कहने के ऊपर पता नहीं क्या तूफान मचते रहते हैं रोज। मैं तो हैरान होता हूं कि हमारे मुल्क को क्या हो गया है। एक शख्स जो कि टैक्स कंसल्टेंट है वो रोज आके मईशत के बारे में अपनी एक राय दे देता है और उसकी राय इतनी रैश होती है और पूरी कौम उस पर लग जाती है। ना कोई फैक्ट्स, ना कोई स्टैट्स, ना कोई फिगर्स, बस एक आकर डिक्टेटोरियल किस्म का वो दे देता है बयान कि ये आज 5,000 का नोट बंद कर दो, आज मनी चेंजर बंद कर दो, आज सोना बंद कर दो, आज जागना बंद कर दो। मैं तो खुद शौक में आ जाता हूं। आप देखें, चाहे आप रिक्शे में कभी बैठे, रिक्शे वाला आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना शुरू कर देगा। आप कहेंगे कि यार फिर मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने 22 साल पढ़ाई की। तो ये हालात हो गए हैं। आप टेक्निकल हो जितना टेक्निकल होना है, हमारी कौम वाले तो बहुत होशियार हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, आपको पाकिस्तान में इसके साथ साथ याद रखिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर वाज ओनली अ पोल्ट्री से उर्दू में उसका तर्जुमा सिर्फ इतनी थोड़ी थी, 1.4 बिलियन डॉलर्स थी। हम 1.5-2 अरब डॉलर के ब्रैकेट से निकल ही नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान को कम से कम टारगेट सेट करना चाहिए। अब हुकूमत चलानी किस तरह है आगे, आपको टारगेट सेट करना चाहिए कि 5 अरब डॉलर BOI का, SIFC का ये काम होना चाहिए। जो हमने नई काउंसिल बनाई कि आप 5 अरब डॉलर तक लाएं। आप पाकिस्तान के ब्राउन फील्ड्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी बेचें, चाहे नए माइंस एंड मिनरल्स में, एग्रीकल्चर में, पाकिस्तान के IT में, डिफेंस में, जो भी आप सेक्टर्स आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आके पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएगी। अगेन अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि लेकिन सिक्योरिटी क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, प्रॉब्लम ये हुई है डॉक्टर खाकान नजीब साहब के SIFC का प्रोग्राम तो बहुत ज़बरदस्त है और उसको किसी न किसी तरीके से एग्जीक्यूट भी करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि द सिक्योरिटी सिचुएशन इमर्जिंग इन द मिडिल ईस्ट हैज़ नाउ टर्न देयर और चेंज देयर प्रायोरिटीज़ इन अ मैनर कि इस वक्त वो SIFC के हमारे जो गिवन प्रोजेक्ट्स हैं, जो G2G हैं, जिनके ऊपर अपर एचेलॉन्स ऑफ वर्ल्ड पावर ने साइन करना है, उनका फोकस अभी गाजा और पैलेस्टाइन और इस तरफ चला गया है। वरना मे बी वी वुड हैव गॉट मोर मनी इन SIFC। सो फॉर द मोमेंट till the Gaza crisis resolves, I don't think much money is coming in. I don't know what you want to say. Ali bhai, in the immediate, this seems to be true. मैं ग्लोबल मार्केट्स पे बहुत नजर रखता हूँ एंड व्हेन आई से दैट तो मैं लाइटर नोट पे ही कहता हूँ। मैं सुबह एशिया जब खुलता है उसको भी देखता हूँ, इस वक्त यूरोप ओपन है उसको भी देखता हूँ, हमारे पाकिस्तान टाइम पे रात को अमेरिका ओपन हो जाता है। मार्केट्स अभी भी ऐसे बिहेव कर रही हैं। ऑयल मार्केट भी, ऑयल बढ़ा था फिर वापस आ गया $87 पे ब्रेंट, ऐसे बिहेव कर रही हैं कि ये कन्फाइंड रहेगा कॉन्फ्लिक्ट और सबसाइड कर जाएगा ओवर द कमिंग वीक्स। ये मैं सिर्फ मार्केट की जो बिहेवियर है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब उम्मीद हम भी यही करते हैं कि इतनी जो दर्दनाक सूरत हाल है वो इस तरह ही चलेगी। दूसरी बात यह है कि हमने अप्रोच करने हैं पैसे सॉवरन वेल्थ फंड्स के, जो इस वक्त सऊदी अरेबिया, कतर के जो UAE, इनके जो वेल्थ फंड्स हैं, दे आर ह्यूज।
दे आर ह्यूज, बहुत बड़े जी। सो उनके लिए हमारे यहाँ आके, मुझे याद है चंद साल पहले जब हिज रॉयल हाइनेस इंडिया गए थे, क्राउन प्रिंस, वहां क्या $75 अरब की डील्स की बात हो रही थी। तो ये 10, 15, $20 अरब की रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाना, या रेकोडेक के साथ और इंटरेस्ट लेना, या हमारी किसी रिफाइनरी में और इंटरेस्ट पैदा करना, ये सब डूएबल चीजें हैं। फिर आप ये देखिए ना, आपको उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट करना, उनकी फूड सिक्योरिटी जो है उसके जामिन अगर आप बनेंगे, बिकॉज आपके पास तो 9 मिलियन हेक्टेयर्स कल्टिवेबल लैंड है जिसको आपको यूज करना है। अब अगर आप उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे खित्ते में, तो फिर एक चीज आगे बढ़ेगी। पर आपकी बात सही है कि अभी, और मैंने कभी SIFC को या ये जो इन्वेस्टमेंट आनी है इसको 2 या 4 या 6 महीने के प्रोस्पेक्ट में देखा भी नहीं है। आई थिंक आप क्लीन अप ऑफ ये जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, आप समझते हैं ना, मेरे वालिद जो है वो डॉक्टर हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो जैसे हार्ट की आर्टरीज बंद हो, आर्टरीज हैं मिनिस्ट्रीज की, वो बंद हुई हैं, SIFC उसको बाईपास तो कर रही है, ये एक अच्छी चीज है, बट उन आर्टरीज को भी खोलना है। सो अगले 5 साल जिस तरह हम अब गुफ्तगू कर रहे हैं, अहम ये है कि हम सामने रखें कौम के भी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के भी, एस्टैब्लिशमेंट के भी और जुडिशरी के भी। ये लोग मैटर करते हैं ना, इसी मुल्क के हैं, इनसे ही बात करनी है, हम भी इसी मुल्क के हैं, हम खुल के बात कर सकते हैं कि आप इन सब चीजों को अनक्लॉग कीजिए। पाकिस्तान के जो 60-65% 23 साल से नीचे के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम कीजिए, उनको IT का खुल के कारोबार करने दीजिए, ये इकोनॉमी को डीरेगुलेट करिए। सर असल में प्रॉब्लम ये है आपको कि इसका पॉलिटिकल, ये मैं आपके साथ बिल्कुल सेम वेवलेंथ पर हूँ, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं और इसी के अंदर ही मैं आई विल गिव यू फूड फॉर थॉट। प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने मॉडल थोड़ा बहुत स्टडी किया है तिफले मकतब के तौर पर, आई कैन टेल यू कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिजॉल्व होगा। यू विल हैव टू हैव मोर मनी इन योर कंट्री कमिंग इन फ्रॉम सम अदर कंट्री। प्रॉब्लम इज़ कि ये चॉइस आप नहीं कर पा रहे हो कि किससे आपने पैसे लेने। पाकिस्तान बड़ा कन्फ्यूज्ड है, पहले चाइना के पीछे लग गया, लोगों ने रिपोर्ट्स दी, हमने कहा जी बायस हैं, उन्होंने कहा आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे, शोर मचाती नहीं वेस्टर्न यूनिवर्सिटियाँ, आपको पेपर्स दिए उन्होंने बना बना के कि आप जो अपनी एनर्जी के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके इकोनॉमी का, लेकिन हमने नहीं सुना। इवेंचुअली क्या हुआ, हम डेट ट्रैप में फंस गए, आज हम दिवालियापन के नज़दीक आ गए। अब प्रॉब्लम ये पैसा आपने वेस्ट से लेना है, मशरिक़ वस्ता से लेना है, चाइना से लेना है या किसी और से। हमें प्रॉब्लम ये वी डोंट नो हमने पैसे लेने किससे हैं, पहले हम ले लेते हैं फिर बाद में हम फंस जाते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से आपको वेस्ट से लेने चाहिए ये पैसे, क्योंकि वो ROI की बेसिस पर देंगे और लॉन्ग टर्म देंगे और उनकी पॉलिटिकल अटैचमेंट्स कम होंगी, ये मेरा ख्याल है। आई डोंट नो, आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो आपको ये याद रखना है कि पैसे लेने हैं ट्रेडेबल सेक्टर्स में, तो और दूसरा पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बेहतर करने की, ये 2 चीजों में पैसे लेने हैं। पैसे हमने जमीन बेच के नहीं लेने, ये मैं तो इसको बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता। मतलब मैं रियल एस्टेट को आई वुड मतलब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट में बिलीव ही नहीं करता। पाकिस्तान को ट्रेडेबल सेक्टर्स में जहां पैदावारी सलाहियत बढ़ सके, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट फार्मिंग में पैसे लेने हैं, पाकिस्तान की IT और ITES की सलाहियत बढ़ाने के लिए लेने हैं, अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट के लिए आती है उसमें लेने हैं। CPEC 2 में अभी भी गुंजाइश है, चाइनीज बहुत सी चीजें वियतनाम चली गई हैं, मेरा ख्याल है। मेरे पाकिस्तान में किसी के पास भी एस्टिमेट नहीं होंगे कि भाई क्या पोटेंशियल है CPEC 2 का। मैं CPEC 2 उसको कहता हूं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होनी थी, जिससे आपने सही कहा कि चाइनीज डेट पे कैसे होना है। हमने डेट लिया, रोड बनाई, डेट लिया, पावर प्लांट बनाया, डेट लिया, रेलवे ठीक की, अब उनको इस्तेमाल भी करना है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन प्रॉब्लम है ना डॉक्टर खाकान नजीब साहब, प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी कि हमने जिधर सड़क बना दी है ना वो आगे जाती कहीं नहीं है। वो बड़ी मशहूर अमेरिका की कहावत है, रोड टू नोवेयर। प्रॉब्लम ये कि ये जो CPEC की सड़क बनाई है ना, ये 2 छोटे छोटे शहर हैं, भाई फेरू और अपना वो माजरत के साथ ये भाई फेरू जैसे शहर हैं ये दोनों, जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं। ये शिंगचांग जो है बहुत बैकवर्ड एरिया है चाइना का, और ये जो 2 शहर ये बार बार जिनका नाम लेते हैं, मेरे अभी मुंह से भी निकल रहा है, ओरमची और वो दूसरा वाला, ये दोनों बहुत बैकवर्ड शहर हैं। और ये एरिया जो है चाइना का ये एक्सेसिबल भी नहीं है। आई मीन आपने अगर बाय रोड जाना है बीजिंग या वो, तो आप नहीं जा सकते। तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। यहाँ पर कोई देयर इज नथिंग इन वेस्टर्न चाइना, टू बी वेरी फ्रैंक। वेस्टर्न चाइना इज वेरी अंडर डेवलप्ड।
आगे का काम तहकीक पे ज्यादा बेस करें। और सेकंड आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे हमने मिडिल ईस्टर्न फंड्स की बात कर ली, यूरोप के पास मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इस वक्त पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि यूरोप इज गोइंग थ्रू स्लो डाउन। आपको पता है यूके में तो बड़ा मेजर स्लो डाउन है। सो अगर हम इस वक्त मिडिल ईस्ट से आई थिंक फंडिंग ला सकते हैं, उनका इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान में। पर हमें पाकिस्तान के जो चीजें हैं उनको इस कंफर्ट पे लाना होगा, जिसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इस कंफर्ट पे लानी होगी कि हम कंपनीज के डिविडेंड ना होल्ड कर रहे हों, और कंपनीज को ये ना हो कि जब वो पैसे डालेंगे तो पाकिस्तान से पैसे वापस कैसे लेके जाए, रिपेट्रिएशन इजी करना। दूसरी बात जी और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में 52 लाख इस वक्त स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको कतई तौर पे नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना, बट बहुत से ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है पाकिस्तान का उसको अपग्रेड करना, फाइनेंशियली भी, चाहे कि फाइनेंसिंग फ्लो हो रही हो उसको HR वाइज भी कंपेटिटिव बनाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाना, उसको कारोबार में खुद जाके फॉरेन पार्टनर ढूंढना। ग्लोबल वैल्यू चेन्स का मतलब ये नहीं है कि मैं जाके अब ढूंढूंगा यार कोई बंदा आए पैसे डाल, वो जो है एम्बेसडर बने और कहे कि मैंने ये गाड़ी की बत्ती बनाई है, अब ये बत्ती जो है मैं जाके किसी को बेचूंगा तो साउथ कोरिया में वो गाड़ी में ही इस्तेमाल करेगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं कि एक कंपनी वियतनाम की एक कंपनी साउथ कोरिया की जिसका नाम है सैमसंग, जिसके बहुत से टेलीफोन इस्तेमाल होते हैं, उसको 72 अरब डॉलर की वियतनाम की सारी कंपनीज मिलके पार्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं। That is Pakistan's future and that can become, ये 10, 12, 15 अरब डॉलर का मसला है अली भाई, ये भी मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हम अपनी एक्सपोर्ट को 40 अरब डॉलर पे ले जाएं, इंपोर्ट को बेशक 70-75 पे ही रखें, कुछ इससे मीट कर लें हमारी रिमिटेंसेस से, और कुछ FDI आना शुरू हो जाए पाकिस्तान में, लॉन्ग टर्म कुछ डेट उठाना शुरू कर दें, आपको पाकिस्तान डिफरेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ये बहुत डूम एंड ग्लूम की एक जो इतना करेक्ट नहीं है, कुछ डेट की रीप्रोफाइलिंग हो जाए आपको इतना बड़ा पेबल भी दिखाई नहीं देगा। प्रॉब्लम यह है कि हम कॉम्पिटेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे कलीदी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में टू डू दिस सिंपली व्हाट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू। आई रियली होप कि वी नीड रियली स्मार्ट पीपल, जो मेन एंड वुमेन आके ये सर्जरी कर जाएं 3 से 5 ये तो मुश्किल काम बता दिया ना आपने, ये वाला काम मुश्किल बना दिया। आप देखें बाकी काम आपने आसान बताया, अब आपने कहा स्मार्ट पीपल वो थोड़ा सा हमारे यहाँ फुकदान है। वी आर शार्प, वी आर क्लेवर, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ बीइंग टू क्लेवर एंड बीइंग टू शार्प वी फॉरगेट दैट वी कैन बी स्मार्ट एज वेल। मैं ये आपके सामने एक्नॉलेज करता हूँ कि हमारे लोग इंटेलिजेंट हैं, IQ लेवल्स भी बहुत हाई हैं, लेकिन बिकॉज दे बिकम टू क्लेवर, दे बिकम टू शार्प एंड परहैप्स द माइंड स्टार्ट्स, जैसे आप कहते हैं कि उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। वरना अदरवाइज़ जो बात आप कर रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त है और आपके साथ बड़ा मज़ा आया मुझे आज गुफ्तगू करके। उसकी वजह यह है कि आपने मुख्तलिफ नुकात के ऊपर एक मैंने आपको TV पे बहुत ज़्यादा देखा है, आज पहली मरतबा आप हमारे प्रोग्राम पे आए, मैंने हमेशा देखा कि आप बड़ा डाइवर्स और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का व्यू देते हैं, और पहले से चूँकि आपकी तैयारी भी बहुत होती है और आप तवज्जो भी बहुत देते हैं, तो मुझे आज आपके साथ गुफ्तगू करके बहस करके बड़ा लुत्फ़ आया। वक्त प्रोग्राम का महदूद होता है, वरना मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि और चलता रहता और हम बात करते रहते। बस ये है कि अब आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से तकलीफ़ दूंगा, और तब तक ये लोग जा चुके होंगे यहाँ से, तो या तो ये हमें बहुत कुछ बता के जाएंगे या हम इन्हें बहुत कुछ बता देंगे, कोई एक चीज़ होगी, उस पर गुफ्तगू करेंगे मैं और आप मे बी इन द नेक्स्ट वीक। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।